गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज क्लास 12 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कल जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ड्रैगोज मॉलिक्यूल किया था, ठीक है। उसी में हमारा एग्जाम्पल चल रहा था अमोनिया का और pH3 का। आज उसी से रिलेटेड एक हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल। देखो, फ्लक्सोनियल का क्या मतलब है? फ्लक्सोनियल अपने आप में आपको बताता फ्लक्चुएट, जो अपनी चीज से फ्लक्चुएट हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो मूव कर सकता हो, दैट इज अ फ्लक्सोनियल। मैं तो अपने टाइम पे इसी तरीके से समझती थी कि जो कन्वर्ट हो जाए किसी चीज में, है ना, एक मॉलिक्यूल है वो अपने ही जैसे किसी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस हो, दैट इज फ्लक्सोनिलिटी। ठीक, कन्वर्जन हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लक्सोनियल। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले मैं एक छोटी सी बात इसको समझाना चाह रही हूँ, ये आया कहाँ से। फ्लक्सोनियल के हम बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, हम अमोनिया में पढ़ते हैं, स्पेशली अमोनिया में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि अगर जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे लगा है और उसके ऊपर लोन पे वो दिखाते नहीं है, वो लोग ऐसे ही शो कर देते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स दे देते हैं। मान लो कोई छोटे ग्रुप्स हैं जैसे R2 एंड R3, पर ये छोटे ग्रुप है, ठीक है ना, छोटे भी हैं, थोड़े हैवी भी हैं, तो उससे कोई रिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं क्या ये कायरल है? तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई इसके ऊपर ये सारे तो ग्रुप डिफरेंट है, और हमें पता है कायरलिटी क्या है। अगर कोई भी सेंट्रल एटम, उसके अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड कायरल। पहला वर्ड तो हमारे कायरलिटी का यही दिमाग में आता है ना, कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, कायरल है, हम इसको टिक लगा देते हैं, यस इट इज कायरल। पर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर होता है वॉल्डन इन्वर्जन। क्या होता है? वॉल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कि जैसे ये आपको दिख रहा है पिरामिडल, ये पिरामिडल ना होके उल्टा हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ चला गया, यहाँ पे ये ग्रुप्स हो गए, और लोन पेयर मेरा यहाँ पे आ गया। इसी को हम बोल देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, या फिर इसे बोल देते हैं इन्वर्टेड अम्ब्रेला। जैसे हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं, पर अगर तेज बारिश हो जाए तो अम्ब्रेला अगर उल्टा हो जाए पूरी तरीके से, तो वो उसी की तरीके से दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी तो ये S हो जाती है। ठीक है, और होता क्या है, RS इतना, मतलब 50% R और 50%, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन 50% R और 50% S होता है, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जिसकी वजह से ये हो जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपने रेसिमाइजेशन वाला वर्ड तो सुना ही होगा, है ना। रेजोल्यूशन नहीं कर पाते, उनको अलग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये एक दोनों बिल्कुल जितने परसेंट R है उतने ही परसेंट S है, एक रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम इसको जो है पढ़ेंगे इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में और ज्यादा, पर ये एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल का, क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये कायरल नहीं रहता। ये एक R और S एक दूसरे को, मतलब दोनों मिक्सचर बराबर होते हैं, एक रेसिमिक मिक्सचर बनता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। पर अगर इन्हीं R की जगह आप कोई रिंग्स लगा दो, इसके इन्वर्जन को रोक दो, इसको नहीं इन्वर्ट होने दो, तो R ही रह जाता है, हमें एक पर्टिकुलर टाइप का इमेंशनर मिल जाता है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पर ये होता क्यों है भाई? अमोनिया में ही ऐसा क्यों होता है? आपका ये सल्फर में नहीं होता है, आपका ये क्या कहते हैं फॉस्फोरस में नहीं होता है, आपका ये नाइट्रोजन में ही क्यों होता है? तो क्वेश्चन तो ये अराइज करता है। हम इन पॉइंट्स पे चलेंगे, तो पहला हमारे को ये सॉल्व करनी है कि भाई क्यों अमोनिया में ही क्यों। तो मैंने कल ही हमने बात की थी, जब हम ड्रैगोस कंपाउंड कर रहे थे। अगर आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वो आप देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, क्या हुआ था, हमने कल ही बात की थी, जो ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं उनमें sp मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, और नाइट्रोजन में भी वो करना नहीं चाहता था, बट ही इज फोर्स्ड टू डू अ sp मिक्सिंग। तो होता क्या है, जो नाइट्रोजन की लोन पेयर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है यहाँ पे,
ये s ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ थी p ऑर्बिटल। मैंने कल भी बात की थी कि जो s ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू p। वाई? Because of the more attraction to nitrogen, because more attraction to nucleus, and because of the high penetrating power and has a good shielding effect, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी होती है कम, ठीक है। पर जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो यहाँ आके इनके बीच में ये एक एनर्जी लेवल sp3 का बन जाता है और फिर ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। इसे हम बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम क्या बोल देते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो ठीक है। एक्चुअली ये करना तो चाहता नहीं था बिकॉज ये तो पहले से पेयर्ड था, बट जबरदस्ती कराया गया। तो होता क्या है कि ये इस स्टेट में स्टेबल नहीं होता है और यहाँ पे है प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, ये है प्योर s। तो होता क्या है, बिकॉज ये जो इन दोनों के बीच का प्योर p ऑर्बिटल और sp3 के बीच का जो ये बैरियर है ये है बहुत कम। देखो कितना कम है, बहुत कम है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं कुछ देर यहाँ भी जा सकता हूँ, है ना, कुछ तो कन्वर्ट हो ही सकता हूँ। जब मैं इतने दूर आया तो मैं थोड़े देर तो प्लैनेरिटी को ले सकता हूँ ना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी प्लैनेरिटी कैसे आएगी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चला जाऊं और थोड़ा प्लेनर हो जाऊं, क्योंकि यहाँ तो मुझे अभी रिपल्शन फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, पिरामिडल। और पिरामिडल में हमारा एंगल होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, ठीक है। तो ये सोचता है कि जब मेरी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, आई हैव डन द हाइब्रिडाइजेशन, तो व्हाई नॉट आई गेट अ सम प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ये जो लोन पेयर हैं वो p ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ देर के लिए p ऑर्बिटल में जाते हैं और फिर अब देखो कोई भी किसी भी स्पेस में है, फॉर एग्जांपल हम कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, पर यही थोड़ा होता है हम कोटा ही रह जाते हैं, है ना। हम अपने घर आते हैं, हम अपनी जगह पे वापस आते हैं, तो वो जाता है बट फिर वापस आ जाता है। तो इस बिकॉज ऑफ द दैट पर्टिकुलर जो रोटेशनल बैरियर है, इसे हम बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। इसको हम क्या बोल देते हैं, जो इन दोनों के बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। क्या बोलते हैं, रोटेशनल बैरियर। और इसी को बोल देते हैं इन्वर्जन बैरियर, इन्वर्जन बैरियर। और इसी को बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इन्वर्जन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इन्वर्जन। वो ये कहता है कि बिकॉज ये बैरियर बहुत कम है तो मैं थोड़ा सा प्लेनर हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे मेरा एंगल है 109 और जब मैं p ऑर्बिटल में जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा प्लेनर हो जाऊंगा, मेरी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 और 120 डिग्री मेरा जो है, जो मेरा 109 पे था, मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊंगा, मेरे बॉन्ड्स थोड़े और दूर हो जाएंगे, 120 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे, थोड़ी और रिपल्शन कम हो जाएगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ। इस वजह से कि वो इधर से इधर, इधर से इधर से, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन इट इज फीलिंग, रिपल्शन को कम करने के लिए उसने हाइब्रिडाइजेशन की, पर जो इसकी एनर्जी थी वो तो बहुत ज्यादा कम थी ना। तो वो जो कम एनर्जी थी, ठीक है, अभी वो हाई एनर्जी बैरियर पे पहुंच गया। ये वाला जो है बैरियर, ये है इसका हाई एनर्जी, वो और भी ज्यादा हाई एनर्जी है, एनर्जी तो यहाँ पर भी हाई है, पर यही हो जाता है कुछ प्लैनेरिटी आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएट करता रहता है। इसी को हम बोल देते हैं फ्लक्सोनियल बिहेवियर। ये है रीजन, दिस इज द स्मॉलेस्ट रीजन कि अब हम पढ़ते तो हैं कि अमोनिया फ्लक्चुएट करता है, उसमें पिरामिडल इन्वर्जन होता है, हम रट्टा मान लेते हैं कि पिरामिडल होता है, फिर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, फिर पिरामिडल हो जाता है। बट व्हाई इट इज सो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कि वो प्योर पहले p s ऑर्बिटल में थे लोन पेयर, ठीक है, p ऑर्बिटल में नॉर्मल थे, वो तो चाहते थे हाइब्रिडाइजेशन करना, कल की क्लास करना, फिर यहाँ आना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे थे
ये यहाँ पे थे, ये हाइब्रिडाइजेशन करना नहीं चाहते थे, पर बिकॉज ऑफ कि अगर ये 90 डिग्री पे रहेंगे तो रिपल्शन फील होगी, इस वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जबरदस्ती में। पर जब जबरदस्ती हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो ये लोन पेयर कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रह सकता हूँ sp3 में, तो मैं प्योर p में क्यों नहीं जा सकता। तो वो थोड़ी देर के लिए p ऑर्बिटल में चला जाता है, प्योर p ऑर्बिटल में। और जब वो प्योर p ऑर्बिटल में जाता है तो वहां पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। क्या हो जाती है sp2। अब आएंगे इस पर कैसे हो जाएगी sp2। तो उसकी वजह से कुछ प्लेनिटी आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर और वो थोड़ा सा स्टेबल महसूस करता है, बट ज्यादा देर तो आप वहां भी नहीं रह सकते हो, तो इट विल कम बैक, तो वो दोबारा से sp3 में आता है। पर जब वो दोबारा से sp3 में आता है तो जो उसका स्ट्रक्चर था वो अब थोड़ा चेंज हो चुका है। अब देखो कैसे, जैसे पहले मान लो ये ऐसे था, ठीक है, फिर जब ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे में, है ना, ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, पर जब ये इसमें जाता है तो थोड़ा सा प्लेनर हो जाता है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स आपके प्लेनर हो गए। यहाँ ये प्योर p ऑर्बिटल में, यहाँ पे इसकी ये लोन पेयर है, ठीक है। फिर जब ये दोबारा उसी में कन्वर्ट होता है तो ये ऐसा ना रह के ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला, और इसी को हम बोल देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इसी को हम बोल देते हैं वॉल्डन इन्वर्जन और इन्वर्टेड अम्ब्रेला, वॉल्डन इन्वर्जन, और इसी को आप बोल दोगे इन्वर्टेड अम्ब्रेला, ठीक है। चलो ये बात तो हमारे को समझ में। अब ऐसा क्या हुआ कि sp2 कैसे आ गई, वो बात करते हैं। देखो अभी हुआ क्या, हमारे को पता है नाइट्रोजन का कैसा होता है, 2s2 2p3, ठीक है। जब ये यहाँ पे जाता है तो होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके प्योर p, क्योंकि ये है p ऑर्बिटल्स, ये है s ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके चला जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है s, और ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि इनको कुछ प्लेनरिटी चाहिए, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, और लोन पेयर आर प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल। ये क्या है, प्योर p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल sp2, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर, ये है प्योर p ऑर्बिटल में खाली, जो जैसे अपना किसका स्ट्रक्चर होता है bf3 का, bcl3 का, उसमें हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, बोरोन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसे होता है, और ये ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब वो प्योर p ऑर्बिटल में लोन पेयर चला जाता है तो ये आपस में, क्योंकि इन्हीं तो हाइब्रिडाइजेशन इन्हीं लोगों को करनी थी, तो ये तीनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और जब sp2 हो जाएगी ये प्लेनर हो जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर हो गए, और जो लोन पेयर है वो यहाँ पे होगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे हमारा bf2 में होता है, bf2 में ये अभी अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके एक्साइट हो गया, वो तीनों आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, पर एक p ऑर्बिटल इसकी खाली रह जाती है बोरोन में। इसी सेम ये वाले लोन पेयर उठ के किस में चले गए, प्योर p ऑर्बिटल में, और इन तीनों ने, क्योंकि इन्हीं तीनों को आपस में हाइब्रिडाइजेशन, वो भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, इन्हीं तीनों को आपस में हाइब्रिडाइजेशन करनी थी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, sp2, और ये हमारा अकेला p ऑर्बिटल में रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये तीनों एंगल इन प्लेन आ जाते हैं, और जब ये तीनों इन प्लेन आ गए तो थोड़ा सा तो इनके बीच में रिपल्शन कम है ना, जो एज कम्पेयर टू यहाँ पे था, तो ये थोड़ा सा हल्का स्टेबिलिटी है, पर फिर जाना तो उसे अपनी ही जगह पे, पर जब वो चेंज होता है तो वो जैसा मॉलिक्यूल था केमिकली तो ये इक्विवेलेंट होते हैं, बट कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, थोड़ा स्टीरियोकेमिकली ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके वजह से इसको हम बोल देते हैं कि हाँ कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ। ये जो चेंज होना, ये फ्लक्चुएट होना, दिस इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड वॉल्डन। तो प्योर s ऑर्बिटल से वो कहाँ चला गया, प्योर p ऑर्बिटल में, ये इसका एक और कंक्लूजन है। दिस इज द कंसिक्वेंस ऑफ वॉल्डन इन्वर्जन, जो हमारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। देखो फिर से हम देख लेते हैं, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं हुआ, s ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल था, ठीक है, हमारे ये हो गए, ये सब बहुत आसान है। अगर आप इसको ध्यान से दोबारा से देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ पे गया,
ये स्टेबल नहीं था तो थोड़ी देर के लिए फ्लो पी ऑर्बिटल में गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, प्लेनर हुआ और ये दोबारा के दोबारा वैसे आ गया। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो आने सर एक क्वेश्चन ही बनता है इसमें कि जब वॉल्डन इन्वर्जन होता है तो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वॉल्डन इन्वर्जन होता है। पहला क्वेश्चन यही है कि जब वॉल्डन इन्वर्जन होता है तो किस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू वॉल्डन इन्वर्जन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसका आंसर है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर अब क्वेश्चंस और कैसे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से। कहां से आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखो हुआ क्या, देखो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे हम ऐसे गए और फिर हम यहाँ ऐसे बहुत सारी साइकिल्स चलती रहती है, मैं एक ही साइकिल ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी है और ये विद टाइम है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेट है यहाँ और यहाँ वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि प्योर sp3 भी नहीं होती है, आपको पता है, ये होती है sp3.33। ये भी मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। यहाँ पे sp3, यहाँ पे भी दोबारा वही sp3 में आ गया, पर यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ लोन पेयर थी, यहाँ पे नीचे की तरफ लोन पेयर, और यहाँ पे वी हैव sp2 जो कि मेरी है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें से कि ये देखो, अब मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंपाउंड में ये एक्टिवेशन, ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी या जो रोटेशनल बैरियर है जिसमें ये कम होगा, ऑब्वियसली वो इन्वर्जन ज्यादा करेगा, ठीक है। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, ये जो पार्ट है, जो ये पूरा गैप है, इसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है, फॉर वॉल्डन इन्वर्जन। अब जिन मॉलिक्यूल में क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आता है कि जिन मॉलिक्यूल में वो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वहां इन्वर्जन ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन आता है ये कि आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे और आपको बताना होगा किसमें वॉल्डन इन्वर्जन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। चलो देखते हैं कैसा, ये यहीं पे बने रहने देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिया अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली दे दी, एन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। क्वेश्चन आया कि आप बता दो कि इसके अंदर वॉल्डन इन्वर्जन किसमें सबसे ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो sp मिक्सिंग हो गई, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पर इन लोगों में कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती है, sp मिक्सिंग नहीं होती है बिकॉज ऑफ द ड्रैगोस कंपाउंड। ये क्या है, ड्रैगोस कंपाउंड है, ठीक है। ड्रैगोस कंपाउंड में sp मिक्सिंग नहीं होती है, मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। तो sp मिक्सिंग होती नहीं है तो क्या होता है, इसमें प्योर s कैरेक्टर है, SOP अलग अलग रहते हैं इसमें। देखो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहता है, पर इसमें क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं होती है तो ये प्योर S रहता है। इसमें तो मिक्सिंग हो गई, इसने अपना S कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो P को दे ही दिया यहाँ पे, है ना। हमें पता होता है एक प्योर S ऑर्बिटल है और एक sp3 है, तो किसमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑब्वियस है एक ऑर्बिटल प्योर S है तो उसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। आप लोग मेरी बेंट रूल की भी क्लास देख सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि ये सब लिंक्ड है, दीज आर इंटरकनेक्टेड, वो सब क्लासेस भी देखनी जरूरी है। तो sp3 में हमारा S कैरेक्टर है कम, ठीक है, कितना होता है 25%, यहाँ पे है प्योर S कैरेक्टर, ठीक है। और अभी मैंने जो डायग्राम में ड्रॉ किया था वहां मैंने बताया था कि अगर S कैरेक्टर ज्यादा होगा, जैसे S यहाँ पे है और P यहाँ पे है, एक sp3 में है, तो किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी
तब ये इन्वर्जन करेगा। और एक मॉलिक्यूल पहले से यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उसको तो थोड़े से देने पड़ेंगे और वो अपने, और वो कहाँ से मिलती है, टेम्परेचर से। आपने एक और चीज सुना होगा कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर कब शो होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, उनको थर्मल एनर्जी मिलती है, बॉन्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और जब बॉन्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और क्योंकि इनका तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, दे फ्लक्चुएट, दे गेट कन्वर्टेड इनटू। पर अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी पहले से ज्यादा है, अगर जिसका एक्टिवेशन एनर्जी पहले से ज्यादा है, तो भाई उसको तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू मूव ऑन। तो वो क्यों करेगा, वो तो चुपचाप शांति से बैठा, भाई मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, मैं तो नहीं इन्वर्ट करूंगा। तो ये है पहला कौन सा, दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर। तो आप अभी लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वर्जन, कि कौन से फैक्टर। तो सबसे पहले एस कैरेक्टर, अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर एस कैरेक्टर, पहला फैक्टर हो गया मेरा एस कैरेक्टर, अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इन्वर्जन कम होगा, क्योंकि हमें उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि प्योर एस से उसको प्योर पी में जाने के लिए काफी एनर्जी बैरियर को करना पड़ेगा। अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे, चलो ठीक है, यहाँ पे तो प्योर एस कैरेक्टर है, पर जैसे जैसे यहाँ पे जाते हैं, बेंट रूल देखिएगा, वहां मैंने बताया है कि बिस्मुथ में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है। और जब क्यों होता है, एक और है, यही है क्योंकि एज मूव्स डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हमेशा उसके टुवर्ड्स एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, कि इसका एस कैरेक्टर है ज्यादा, जब इसका एस कैरेक्टर है ज्यादा तो इन्वर्जन क्या हो जाएगा, कम। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। देखो सारी क्लासेस इंटरकनेक्टेड है, बेंट रूल भी आना चाहिए, ड्रैगोज भी आना चाहिए, तब आप कर पाओगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेट करता है एक और, ये तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा, ठीक है, तो कोई इतना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही तो पता चलेगा मैं क्या करूंगी, इन्वर्जन पढ़ के जो मुझे क्वेश्चन से नहीं करने आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फ्लोरीन लगे हुआ है, अभी सेंट्रल मेटल एटम तो आपका सेम है नाइट्रोजन, पर यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, लोन पेयर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लगा है CH3। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन तीन चारों में बता दो कि रेट ऑफ इन्वर्जन किसका ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे लगेगा बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम क्या करता है, जब अगर ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे लेस एस कैरेक्टर होता है, लेस एस कैरेक्टर। अगर यहाँ पे लेस एस कैरेक्टर है तो लोन पेयर में एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने ये सब बेंट रूल में बहुत अच्छे से समझा है। तो एस कैरेक्टर मोर, और अगर एस कैरेक्टर मोर हो गया, और अभी हमने पढ़ा अगर एस कैरेक्टर मोर हो गया तो बैरियर हो गया ज्यादा, तो इन्वर्जन लेस, इन्वर्जन लेस, तो लेस इन्वर्जन होगा। इसी तरीके से यहाँ हम जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इसका तो प्लस साइन इफेक्ट है। यहाँ पे मोर एस कैरेक्टर तो यहाँ लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर तो बैरियर हो गया कम, बैरियर कम तो इन्वर्जन ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इन्वर्जन किसमें हो जाएगा, इसमें। समझ में आई ना, कुछ भी नहीं है, एस कैरेक्टर से रिलेट करना है कि अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी प्योर पी ऑर्बिटल में पहुंचने के लिए। अगर एस कैरेक्टर कम है तो आपको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी देनी है, जो उसे कहां से मिल जाएगी, टेम्परेचर से मिल जाएगी, और वो फ्लक्चुएट कर जाएगा, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर हम लोग देखते हैं। पहला फैक्टर हो गया एस कैरेक्टर, कि अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इन्वर्जन कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन की, मेरा फेवरेट है, मैं ले लूँ क्योंकि अभी गोल्डन इन्वर्जन हम नाइट्रोजन में ही तो पढ़ रहे हैं और तो किसी में पढ़ना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3 है, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है, और यहाँ पे मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल है, ऐसे होता है ना।
ठीक है। यहाँ पे मेरा आइसोब्यूटाइल है, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पे मेरा 1 2 3, हाँ यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब आपको ये बताना है कि किस में इन्वर्जन ज्यादा होगा। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस पे क्या होता है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने क्या बोला कि वो 109 से 120 क्यों गया था, रिपल्शन को कम करने के लिए। अब इतने बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बल्कि ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इट वांट्स कि मैं एक प्लेनर स्ट्रक्चर ले लूं, इट वांट्स कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लूं जहां पे मैं ये तीनों ग्रुप्स मेरे थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो जो ये चीज चाहेगा ऑब्वियस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज्यादा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रेट ऑफ इन्वर्जन बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इन्वर्जन, रेट ऑफ इन्वर्जन, रेट ऑफ इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो जाएगा आंसर। थर्ड फैक्टर है मेरा कॉन्जुगेशन। थर्ड फैक्टर है कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इन्वर्जन ज्यादा होगा। आप कैसे देखेंगे, कैसे देखो कॉन्जुगेशन कहाँ होती है, कॉन्जुगेशन वहां होती है जहां पे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। पहला जब आप अपना एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे ना, उसका पहला पॉइंट होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एरोमेटिक होता है, sp2 होना चाहिए हाइब्रिडाइज, प्लेनर होना चाहिए। ये हम लोग पहला टर्म पढ़ते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तभी वो कॉन्जुगेशन कर पाएगा, तभी वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन की फर्स्ट फोरमोस्ट जरूरत है कि प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर कब होगा, प्लेनर तब होगा ना जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेगा तो इसका मतलब वो इन्वर्जन करेगा, इसका मतलब है वो इन्वर्जन करेगा। जैसे क्वेश्चन आया, ये फॉस्फोरस था, ये उसके ऊपर लोन पेयर थी, जबकि फॉस्फोरस करता नहीं है इन्वर्जन, बट ये एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ऑलमोस्ट हो सकता है अगर रेट तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा, यहाँ कोई भी ग्रुप मान लो, ठीक है, यहाँ कोई भी है, यहाँ पे मेन, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ कोई भी लाइट ग्रुप मान लो H है, Me है, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब आप एक बार बताओ होगा क्या। देखो कॉन्जुगेशन के लिए प्लेनर होना जरूरी है, और प्लेनर तो ठीक है, चलो प्लेनर होना जरूरी है, तभी वो sp2 करे, तभी इन्वर्जन करेगा। पहले तो इन तीनों में कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा होगा। देखो NO2 ग्रुप है, इसका क्या होता है -I -M, तो सारे तरीके से ये इसके लोन पेयर को यहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा। तो ये अगर है तो ये कैसे मूव करेंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये इसको खींचेगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन में लाने की कोशिश करेगा इन लोन पेयर्स को। जब इन लोन पेयर्स को कॉन्जुगेशन में लाने की कोशिश करेगा तो इट वांट्स टू बिकम अ प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर होगा तभी तो कॉन्जुगेशन करेगा, पिरामिडल में थोड़ी ना कर पाएगा। तो यहाँ पे जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, कॉन्जुगेशन कहाँ ज्यादा होगी, इसमें भी होगी, और एज कम्पेयर टू, बिकॉज यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया, -I और -X से सारे इसके लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ, तो वॉल्डन इन्वर्जन भी यहीं पे ज्यादा होगा, यहीं पे ज्यादा होगा, यहीं पे ज्यादा होगा। तो क्लास दिस इज अ शॉर्ट, और पता नहीं शॉर्ट है कि बड़ी है, ये मेरे को नहीं दिखा, बट दिस इज अ क्लास फॉर अ वॉल्डन इन्वर्जन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही आते हैं, और एक दो ग्राफ से रिलेटेड और आते हैं जो मैं करवाऊंगी अपने एस कैरेक्टर में। जब आपको मैं करवाऊंगी कि एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, पी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, उसमें छोटे से 2-3 क्वेश्चंस लेंगे ग्राफ से रिलेटेड। अदरवाइज दिस इज फॉर दिस क्लास वॉल्डन इन्वर्जन। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा था मैं इनको और टर्म्स को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखो जो फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल, ठीक है, अब कौन कर पाएगा, फ्लक्सोनलिटी कौन शो करेगा, जहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि वो फ्लक्चुएट कर पाए, जहां पे इन्वर्जन, रेट ऑफ इन्वर्जन कम हो। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा है जो स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड होगा। भाई अगर चारों तरफ नाइट्रोजन के मैंने रिंग लगा दी तो वो तो ऐसे बैठ गया, अब वो तो इन्वर्जन करेगा नहीं, है ना।
तो स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड होना चाहिए। सेकेंड, मॉलिक्यूलर कन्वर्जन करना चाहिए, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड क्या होना चाहिए, जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ और मिल जाए। आपको जैसा मेरा अमोनिया था, मुझे अमोनिया ही मिला, उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है, हाइड्रोजन जैसे थे वो हाइड्रोजन है, बस ये हो गया लोन पे ऊपर था, अब लोन पे नीचे। अदरवाइज तो केमिकली इट इज इक्विवेलेंट, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, बॉन्ड एंगल भी 109 था, 109 ही मिला, है ना। तो केमिकली इक्विवेलेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे फ्लक्सोनियल बिहेवियर। और अगर आपको कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंट सा मॉलिक्यूल मिल गया तो उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। जो मैंने लास्ट लाइन लिखी, जैसे अगर कोई टेट्राहेड्रल है और वो कन्वर्ट हो जाए स्क्वायर प्लेनर में, बिल्कुल अलग ही कहानी बन गई। हमें पता है स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिस्टेंस सब चीजें डिफरेंट होती हैं, तो ये फ्लक्सोनियल नहीं कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे आइसोमर्स। तो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन अबाउट द फ्लक्सोनियल। अगर आपको किसी को सेमेस्टर में लिख के देना है कि क्या होता है फ्लक्सोनियल मॉलिक्यूल, तो आप पहले लिखोगे स्टेरियोकेमिकली नॉन रिजिड, मॉलिक्यूलर कन्वर्जन, वन मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर, but if it is converted it is chemically equivalent. Bond length, bond angle, bond distance should be same. Pyramidal inversion is a good example for fluxonal behavior. Next आप लिखोगे if we get a chemically non-equivalent molecule, जैसे tetrahedral get converted into square planar, but these are chemically non-equivalent, so these will come under isomerism. ठीक है, तो this is for fluxonial, not Barry pseudo rotation. कल हम करेंगे, जबकि ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, ठीक है, तो इसको कल करेंगे Barry pseudo rotation और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।